सभी को राम राम। अगर आप इस चैनल पर लगातार आते जाते रहते हैं तो आपको टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी के बारे में जरूर पता होगा। इसी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड में इस वीडियो में मैं आपको एक अच्छी खबर देने वाला हूं और साथ ही में हम इस पूरे मामले में एक छोटा सा डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें मैं बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूं इस मामले को लेकर। अगर आप लोगों को इस पूरे मामले में पूरी नेक्सॉन इलेक्ट्रिक की कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ भी नहीं पता और फुल डिटेल चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आ रहे लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरा मामला एक बार में समझ आ जाएगा। कुछ कम शब्दों में मैं आपको फिर भी बता देता हूं। असल में नेक्सॉन इलेक्ट्रिक के साथ 312 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है। इसी रेंज को देखते हुए दिल्ली में रहने वाला एक कस्टमर इस गाड़ी को खरीदता है, 4-5 महीने तक ये गाड़ी चलाता है, लेकिन ये गाड़ी कभी भी एक बार फुल चार्ज होने पर 200 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलती। ऐसा ही कुछ दिल्ली में ही रहने वाले एक और कस्टमर के साथ होता है। ये लोग दिल्ली गवर्नमेंट में कंप्लेंट करते हैं कि नेक्सॉन इलेक्ट्रिक की जो रेंज बताई गई है और जो रेंज वो रियल लाइफ में दे रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। ऐसा वो कंप्लेंट करते हैं दिल्ली गवर्नमेंट को और दिल्ली गवर्नमेंट तुरंत एक्शन में आके नेक्सॉन इलेक्ट्रिक के ऊपर से जो सब्सिडी थी उसे हटा देती है। सब्सिडी हटने का मतलब कि नेक्सॉन इलेक्ट्रिक जब कोई कस्टमर खरीदता था तो उसे 3 लाख रुपए तक का फायदा होता था सब्सिडी से, लेकिन इस सब्सिडी हटने के बाद से ये 3 लाख रुपए का फायदा नहीं होगा। मतलब कि सब्सिडी हटने का मतलब है नेक्सॉन इलेक्ट्रिक की सेल्स काफ़ी नीचे आना, क्योंकि दिल्ली ही हाल फिलहाल एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकती हैं और नेक्सॉन इलेक्ट्रिक इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार है। तो दिल्ली में सब्सिडी हटना मतलब कि नेक्सॉन इलेक्ट्रिक की 60-70% सेल्स कम होना, टाटा मोटर्स का तगड़ा नुकसान होना। तो खबर पर आते हैं कि अच्छी खबर कौन सी है जो मैं आपको बताने वाला हूं। ये तगड़ा नुकसान जो था इसको बचाने के लिए टाटा मोटर्स दिल्ली हाईकोर्ट जाता है, वहां पर अपना पूरा पक्ष रखता है। दिल्ली हाईकोर्ट सुनता है, समझता है, पक्ष समझता है और दिल्ली गवर्नमेंट ने जो फैसला दिया था सब्सिडी हटाने का उस पर स्टे ऑर्डर दे देता है हाईकोर्ट। मतलब कि नेक्सॉन इलेक्ट्रिक के ऊपर से जो सब्सिडी हट गई थी वो अब वापस से दिल्ली में कस्टमर्स को मिलना शुरू हो गई है। तो अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाह रहे थे और प्लान आपने रोक दिया था या दूसरी गाड़ी का प्लान करने लगे थे तो आप वापस से खरीद सकते हो। जो 3-3.25 लाख रुपए का फायदा मिल रहा था वो आपको वापस से मिलना शुरू हो गया है। अब डिस्कशन कर लेते हैं इस पूरे मामले में कि ये मामला असल में हुआ कैसे। आप लोगों ने जब भी किसी गाड़ी का, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, इलेक्ट्रिक हो, हाइब्रिड हो या सीएनजी हो, कोई भी फ्यूल हो, उसका जब भी माइलेज देखते होगे तो उसके आसपास ARAI लिखा होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये एक कोऑपरेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री से एफिलिएटेड है। ये क्या करती है, इंडिया में जब भी कोई नई गाड़ी लॉन्च होती है तो ये उसको आर्टिफिशियल और फेवरेबल कंडीशंस में चलाकर देखती है कि वो मैक्सिमम कितना माइलेज दे सकती है। उस मैक्सिमम माइलेज को ही ARAI क्लेम्ड माइलेज बोला जाता है और यही माइलेज कंपनी वाले हमें बताते हैं, आपको बताते हैं, कस्टमर्स को बताते हैं और इसी माइलेज को देखकर, इसी माइलेज को उम्मीद लगाकर हम गाड़ी खरीद लेते हैं। लेकिन वो गाड़ी कभी भी ये ARAI क्लेम्ड माइलेज नहीं देती, क्योंकि हम गाड़ी को रियल लाइफ कंडीशंस में चलाते हैं। हम गाड़ी को भारत में चलाते हैं जहाँ पर सड़कें होती हैं और नहीं भी होती हैं, जहाँ पर ढेर सारे गड्ढे होते हैं तो कभी कभार गड्ढों के बीच में सड़कें भी मिल जाती हैं, जहाँ पर ट्रैफिक इतना होता है कि 25,000 बार ब्रेक्स लगाने पड़ते हैं। अगर गाड़ी 5 सीटर है तो हम 6-7 लोग ठूस कर गाड़ी चलाते हैं, महीनों महीनों तक अपनी गाड़ी की सर्विसिंग नहीं कराते, टायर में हवा है या नहीं है नहीं देखते, गाड़ी का मेंटेन नहीं करते। हम वो सारे काम करते हैं जिससे हमारी गाड़ी माइलेज कम दे, लेकिन उम्मीद हम करते हैं कि माइलेज उतना दे जितना कि इसके साथ क्लेम किया गया है। जब वो नहीं देती तो हम सर्विस सेंटर भी जाते हैं, कंप्लेंट करते हैं, ईमेल करते हैं कंपनी को, खून पी लेते हैं और रोते हैं कि माइलेज नहीं दे रही यार गाड़ी। लेकिन बात ये आती है कि जब इंडिया में रियल लाइफ कंडीशंस में वो गाड़ी माइलेज कम देती है तो ARAI क्लेम्ड माइलेज का यूज़ क्या है, मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर ARAI क्लेम्ड माइलेज किसी गाड़ी का 25 kmpl है, लेकिन रियल लाइफ कंडीशंस में वो गाड़ी 10-12 kmpl बड़ी मुश्किल से दे पा रही है, तो उस ARAI क्लेम्ड माइलेज का हम क्या करें, उसका यूज़ क्या है। जब ये क्लेम्ड माइलेज कभी भी नहीं मिलना हमको, क्योंकि उस कंडीशन में हम गाड़ी कभी भी चला ही नहीं सकते, चल ही नहीं सकती असल में, तो उस ARAI क्लेम्ड माइलेज का यूज़ क्या है। ये संस्था एग्जिस्ट ही क्यों कर रही है, ये माइलेज फिगर्स हमें बता ही क्यों जा रहे हैं। जब आपको पता है रियल लाइफ कंडीशंस में ये गाड़ी माइलेज इतना नहीं दे सकती तो आप उसको बता ही क्यों रहे हो। आप रियल लाइफ कंडीशंस में ही गाड़ी टेस्ट क्यों नहीं करते। अगर कोई गाड़ी
10 या 12 kmpl का माइलेज दे पाती है भारतीय सड़कों पर, तो आप वहीं पर उसको टेस्ट करो और किसी गाड़ी का 15 निकल रहा है तो आप 15 बताइए। तो क्या यूज है इस संस्था का जो एक बस सपने दिखाने वाला माइलेज बताती है और रियल लाइफ में दूर दूर तक हम उसको कभी भी अचीव नहीं कर पाते। और अगर इस संस्था का यूज है, अगर इस संस्था के होने के पीछे कोई लॉजिक है, तो फिर गलती टाटा मोटर्स की नहीं, इस संस्था की है। क्योंकि टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक की जो रेंज है वो ब्रांड ने नहीं, इस संस्था ने ही बताई थी। उस हिसाब से चला जाए तो नेक्सॉन इलेक्ट्रिक को सब्सिडी लिस्ट से हटाने की बजाय आपको AREI संस्था के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। और दूसरी बात यह है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने आनन फानन में इतनी जल्दी फैसला बिना कोई जांच किए कैसे ले लिया। मेरा मतलब है कि दिल्ली गवर्नमेंट को जैसे ही कंप्लेंट मिलती है वो टाटा मोटर्स को नोटिस भेजते हैं, उनसे उनका जवाब लेते हैं। जवाब दिल्ली गवर्नमेंट को सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता तो वो नेक्सॉन इलेक्ट्रिक को सब्सिडी वाली लिस्ट से बाहर निकाल देते हैं और एक कमेटी बैठाल देते हैं जो कि जांच करेगी पूरे मामले की, और जो फैसला आएगा उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि अगर ये कमेटी महीनों तक या फिर मैं कहूं 1 साल तक जांच करती रहती है और जांच करने के बाद में अगर टाटा मोटर्स निर्दोष साबित होता है, तो इस पूरे दौरान, इस पूरे समय में नेक्सॉन इलेक्ट्रिक के ऊपर से आपने जो सब्सिडी हटा रखी है उसकी वजह से जो इसकी सेल्स का नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से टाटा मोटर्स ने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है नेक्सॉन इलेक्ट्रिक के ऊपर वो बर्बाद हो रहा है। इसकी वजह से टाटा मोटर्स की हर कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है कि इसे खरीदना है या नहीं। टाटा मोटर्स का नाम बदनाम हो रहा है, इन सब की भरपाई कौन करेगा? ये डीलिस्ट करने का फैसला आपको तब लेना चाहिए था जब जांच के बाद में टाटा मोटर्स की गलती पाई जाती, तब आपको तब ये फैसला लेना चाहिए था। बिना कोई जांच किए आप इतना कड़क फैसला कैसे ले सकते थे? इसी वजह से हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगाया है। तो कुल मिलाकर टाटा मोटर्स को काफ़ी बड़ी राहत मिली है। इसको मैं जीत तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, जीत से कम भी नहीं है। तो अब वापस से नेक्सॉन इलेक्ट्रिक के ऊपर सब्सिडी मिलने लगी है। अब चाहे जांच कितने भी समय तक चले, टाटा मोटर्स को फाइनेंशियल कोई लॉस नहीं होगा। तो ये पूरा प्रकरण इतनी हड़बड़ाहट में किया गया, इतने आनंद फानन में किया गया, दिमाग में कुछ क्वेश्चन उठाता है। एक आम आदमी जरूर सोचता है कि ऐसा क्यों किया गया? क्या ये कोई प्लांट कंट्रोवर्सी थी? मेरे पास कोई सबूत नहीं और ना ही मैं ऐसा कोई कहता हूं, लेकिन दिमाग में सवाल उठना लाजमी है। तो चलिए कमेंट कर कर आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ये सब कुछ आप किस नज़र से देखते हैं। कमेंट कर कर मुझसे जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।